बजट में कैपिटल गेन्स टैक्स में कई बदलाव किए गए हैं। एलटीसीजी और एसटीसीजी की दरें तो बढ़ी हैं, साथ ही इंडेक्सेशन के बेनिफिट को भी हटाया गया है। इसका क्या असर आपके ऊपर होगा? इसके अलावा लिस्टेड रीट्स के लिए क्या बदलाव हुए हैं? इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं गुलाम जिया, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नाइट फ्रैंक इंडिया के। गुलाम, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। पहला सवाल मैं समझना चाहता हूं जो आपसे, वो ये कि ये जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा है, उसका क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा रियल एस्टेट सेक्टर पर? ये थोड़ा सा इलेबोरेशन चाहता है। ये सवाल थोड़ा डिटेल में समझाना आवश्यक है। इस सवाल के जवाब में वो यूं कि ये जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट था वो कितने ड्यूरेशन पर था, वो बहुत महत्व रखता है ये सवाल। यानी अगर आपने बहुत अरसा पहले लिया हो और आज वो बेनिफिट आपसे पुल आउट कर लिया गया हो तो उसकी क्या परिस्थिति होगी। और अगर आपने रिसेंटली कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी पिछले 5 से 6 साल पहले, तो उस पर कुछ और असर होगा। लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की, वो ये है कि इसका ताल्लुक सीधे सीधे इन्फ्लेशन से है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस कैसे बढ़ते रहे हैं और उसकी बुनियाद पर इसका आपको फायदा या नुकसान हो सकता है। मान लें अगर प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ने के कारण आपने बढ़ती हुई मार्केट में खरीदा होगा 3-4 साल पहले और आज आप बेचना चाहते हो, तो आपके लिए कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है, आपको ज्यादा मसला नहीं होगा। लेकिन आपने बहुत लोअर मार्केट में खरीदा और उससे ज्यादा लो मार्केट में बेच दिया, तो आपके लिए डेफिनेटली ये जो नया सिस्टम है वो आपके लिए काफी चिंता पैदा कर सकता है, क्योंकि एज इट इज एक तरफ तो आप लॉस पर बेच ही रहे हो और उसके अलावा एडिशनल जो आपको कम से कम इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल गया होता वो आज आपको नहीं मिलेगा। तो ये अलग अलग परिस्थितियों में बदलता रहेगा, लेकिन ओवरऑल ये सिचुएशन आज भी कंफ्यूजिंग है। एग्जैक्टली आप कब खरीद रहे हैं, कब बेच रहे हैं, कितना समय बीता है, उन सब का बेसिस पर आपको इसका फायदा या नुकसान सामने आ सकता है। ओके, सो अगर मान लीजिए कि किसी ने काफी पहले 2001 के बाद 2002 या 3 में प्रॉपर्टी खरीदी है और उसको ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ है, अगर उसकी प्रॉपर्टी के प्राइसेस 5-6 गुना हो चुके हैं, तो उसके लिए ये फायदेमंद है या उसके लिए ये नया जो एलटीसीजी का सिस्टम है वो नुकसानदायक है? सिंपल आंसर ये कि उसके लिए फायदेमंद है। मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जैसा आपको बता रहा था कि पहली चीज, प्रॉपर्टी एक साइक्लिक बिजनेस है। मतलब आपने देखा होगा कि कुछ समय तक के अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उसके बाद कुछ समय तक प्राइसेस गिरेंगे भी। अगर मैं पिछले 3 वर्षों को बाहर रख दूं और उससे पहले का जो समय उस पर नजर डालूं, तकरीबन 8 या 9 साल लगातार प्रॉपर्टी के प्राइसेस में गिरावट देखी गई है। और आगे चलकर भी जैसे ही ये एक पीक हो जाएगा, उसके बाद दोबारा प्रॉपर्टी के प्राइसेस गिर सकते हैं। तो नेट नेट अगर आप प्रॉपर्टी के प्राइस के अप्रिसिएशन पर ही गौर करें तो आपको साइकिल दिखाई देगा, और उस साइकिल में आपकी एंट्री कहाँ है और एग्जिट कहाँ है, उस बुनियाद पर आपको फायदा या नुकसान हो सकता है। लेकिन आपके सवाल का सादा सरल उत्तर ये है कि अगर आपने उतने पहले खरीदा है और आज आप उसका इतना मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑलरेडी हासिल कर चुके हो, तो आपके लिए आज वाला सिस्टम ज्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल। सो चूंकि आप नाइट फ्रैंक इंडिया से बहुत शानदार शानदार रिपोर्ट्स निकालते रहते हैं रियल एस्टेट पर, तो आज चूंकि आप हमारे साथ हैं तो मैं एक चीज़ ये भी समझना चाहता हूं कि जो ट्रेंड है रियल एस्टेट में मेजर सिटीज़ में, वो क्या रहा है? क्या इन्फ्लेशन को, सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट कर पाए हैं हम, या इन्फ्लेशन से कई गुना ज़्यादा रिटर्न हमें रियल एस्टेट में मिला है मेजर सिटीज़ में? जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, अगर आप इस अरसे को थोड़ा लंबा कर दें, पिछले 15 साल के दौरान अगर देखें, तो आप नुकसान में चल रहे हो। लेकिन अगर आप केवल पिछले 3 साल देखो तो पिछले 3 साल में ये ग्रोथ अच्छी खासी दिख रही है। पिछले 3 साल में तकरीबन 7 से 8 ऑन एन एवरेज परसेंट का आपको इंप्रूवमेंट दिखा होगा। अब बिल्कुल, जब मैं आपसे 8% कहूं तो कुछ लोगों का ये कहना है कि गुड़गांव में या मुंबई में ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज है, साउथ मुंबई में, जहां पर ज्यादा गेन हुआ होगा। लेकिन ये बहुत ही छोटे नंबर, बहुत ही कम प्रॉपर्टीज है। अगर आप पूरे मुल्क पर देखें, सारे ऑल इंडिया बेसिस पर अगर आप नजर डालें, तो आपका ये जो ग्रोथ एवरेज लेवल है वो 7 से 8% से ऊपर जाता हुआ नहीं दिखता। और अगर उसको आप इन्फ्लेशन भी एडजस्ट कर बैठे तो आप ये काफी नीचे ले आते हो इस परसेंटेज को। आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले, जब मुश्किल से 4 या 5% वेटेड एवरेज ग्रोथ पूरे मुल्क भर में देखा गया था और इन्फ्लेशन उससे ज्यादा था, तब तो एक समय ऐसा भी था कि आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड नेगेटिव में चल रहे थे। मतलब 2-3%, 4% आपका सालाना इन्वेस्टमेंट में गिरावट आ रही थी। तो आज ये पिछले साल, ये 3 साल में जब साइकिल बदला है और प्रॉपर्टी प्राइसेस और प्रॉपर्टी मार्केट थोड़ी हॉट अप हीट अप होने लगी है, तो इस दौरान थोड़े हालात अलग हैं।
लेकिन इसके बावजूद भी आपका एवरेज रिटर्न, प्रॉपर्टी प्राइस अप्रिसिएशन केवल अगर आप देखें तो आज भी वेटेड एवरेज 8% से ऊपर का होता हुआ नहीं दिख रहा। बिल्कुल। एक चीज जो हम शेयर मार्केट में देखते हैं कि यंग इन्वेस्टर्स बहुत सारे आ गए हैं। क्या प्रॉपर्टी के मार्केट में भी इस तरह का ट्रेंड है? क्या यंग इन्वेस्टर्स वहां भी ज्यादा मात्रा में पहुंच गए हैं, या फिर लगातार जो है वो 30 से 40 साल की उम्र के लोग जो है वो वहां ज्यादा प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, या 30 साल के नीचे के भी? इनफैक्ट ये ट्रेंड है क्या, ऐसा कुछ? इस सवाल को मैं दो अलग अलग पहलुओं से आपके सामने लाना चाहूंगा इसका उत्तर। पहली चीज तो ये कि जो एज एन इन्वेस्टर एंट्री की अगर आप बात करें तो पिछले 2-2.5 साल में थोड़े से हालात बदले हैं, लेकिन उसके अलावा अगर उससे पहला अरसा अगर आप देखें तो इन्वेस्टर्स मार्केट में मौजूद नहीं थे, क्योंकि जब थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया कि जैसे मार्केट अगर नेगेटिव चल रही है या ग्रोथ हेल्दी नहीं है तो इन्वेस्टर नहीं खरीद रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एंड यूजर जिनको अपना मकान अपने रहायश के लिए अगर गर्ज है तो वही लोग इस किस्म का मकान खरीद रहे थे। पिछले कुछ अरसे में ये हालात थोड़े से तब्दील हुए हैं। एक पहलू ये हुआ। दूसरा पहलू चिंता वाला ये है कि जब हम आप यंग जनरेशन की बात कर रहे हो तो ये यंग जनरेशन के लिए एक पिछले कुछ वक्तों में आज से 3 या 4 साल पहले तक जो एक स्टार्टअप कल्चर बहुत अच्छी तरह से उभरा था, टेक्नोलॉजी सेक्टर अच्छा उभरा था, उसके कारण काफी सारा फायदा उस समय लोगों को हुआ था। लेकिन जब प्रॉपर्टी मार्केट उठ रहा था उसके साथ ही साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर पर काफी सवालिया निशान खड़े हुए। और अब एक आखिरी बात जो एक दो चीजों को अलग करना चाहता हूं मैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे आप अगर स्टॉक एक्सचेंज इक्विटी की बात कर रहे हैं, इक्विटी में आपका एंट्री बैरियर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है या बहुत कम है। रियल एस्टेट में एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा है। मतलब आपको एक मकान खरीदने के लिए 60-70 लाख, 1 करोड़ ऑन एन एवरेज, या फिर 3-4 करोड़ का अमाउंट एक अलग करना पड़ता है। यंग जनरेशन के लिए इतना आसान नहीं है। पिछले साल 1.5 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी शूट अप हुआ है, तो ये दो चीजें यंग जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं है। उसके बरखिलाफ जो इतना बड़ा ग्रोथ हम देख रहे हैं पिछले साल 2 साल में, हिस्टोरिक हर महीना दर महीना जो ट्रांजैक्शन के नंबर्स हम देख रहे हैं वो हिस्टोरिकली पिछले 10 साल के बेहतरीन नंबर्स हैं। इसमें बहुत बड़ा शेयर यंग इन्वेस्टर, यंग बायर्स का, इन्वेस्टर में फिर भी नहीं कहना चाहता हूं, यंग बायर्स का इसमें शेयर बहुत ज्यादा नहीं है। हमारा एक अनुमान है कि ये शायद 8 से 10% के ऊपर नहीं जा रहा है। बिल्कुल। रियल एस्टेट पर हम एक आखिरी सवाल करेंगे, उसके बाद मैं रीट्स की तरफ बढ़ूंगा। पिछले दिनों एक डेटा हमने देखा जिसमें यह दिखा कि लग्जरी हाउसेस की तरफ अब लोगों का ज्यादा रुझान है। तो क्या ये लग्जरी हाउसेस का जो रुझान है ये मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर जैसे शहरों में भी है, या इसके बाद जो चौथे, पांचवें, 7वें नंबर तक के शहर हैं उनमें भी लग्जरी हाउसेस की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है? ऐसा कुछ डेटा अगर आपके पास हो। जी बिल्कुल। सबसे पहली चीज तो लग्जरी हाउसिंग को समझना आवश्यक है कि लग्जरी हाउसिंग का मतलब ये नहीं है कि आप केवल 40-50 करोड़ से ऊपर का मकान देखें, क्योंकि जो मकान आपको 50 करोड़ के आसपास मुंबई में मिल रहा है उसी किस्म का मकान बेंगलुरु में शायद आपको 15 से 20 करोड़ में मिल जाएगा, क्योंकि लैंड की भी वैल्यू इस ओवरऑल लग्जरी कॉन्सेप्ट में शामिल है। तो अगर दिल्ली में अगर लग्जरी के मकान आपको 30-40 करोड़ के मिल रहे हैं तो हो सकता है जयपुर में बेहतरीन क्वालिटी, बहुत खूबसूरत सारे अमेनिटीज और फैसिलिटीज के साथ मिलने वाले अपार्टमेंट आपको 4 से 5 करोड़ में भी दस्तयाब हो सकते हैं। तो लग्जरी का कॉन्सेप्ट तकरीबन हर शहर में आज पहुंच चुका है। बस ये है कि अगर आप अमाउंट के तौर पर लग्जरी को देखना चाह रहे हो तो आपको शायद सिर्फ मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे ही मकामात आपको दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट और डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशंस को देखें तो आज हमारे जो टियर 2 सिटीज के भी बायर हैं उनको लग्जरी में उतना ही इंटरेस्ट है जितना अर्बन हाई एंड सिटीज में रहने वालों को है। और ये केवल, जाहिर सी बात है, केवल मकानों तक ही सीमित नहीं है, चाहे वो दूसरी भी प्रोडक्ट्स हो, फैशन हो वगैरह, हर चीज, लग्जरी कार्स एंड सो ऑन, ये आज तकरीबन हर टियर 2 सिटीज में हर शख्स जो वहां पर दौलतमंद है वो चाहता है कि ना सिर्फ प्रोडक्ट, ना सिर्फ कंज्यूमेबल्स बल्कि मकान भी लग्जरी स्टैंडर्ड से बाकी सारे मुल्क में जैसे है वैसे ही फैसिलिटी वहां भी मिल रही हो। तो जो जो दूसरे शहरों की आप बात कर रहे हो वहां पर भी ये ट्रेंड पहुंच चुका है। हालांकि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आज भी आपको जयपुर वगैरह ऐसे, मैसूर, जयपुर, नागपुर ऐसी जगह है जहां पर आपको लग्जरी का पेनिट्रेशन 8 से 10% तक होता हुआ वहां पर भी दिखाई देगा। तो बिल्कुल ठीक बात है। हमने शुरुआत की थी एलटीसीजी को लेकर, लेकिन चूंकि मैंने देखा आप साथ में हैं तो थोड़ा लालच बढ़ गया। मैंने सोचा कि एक दो बातचीत इस पर भी कर ली जाए, क्योंकि एस्पिरेशनल इंडिया से हम हैं
और एस्पिरेशन हमारे यहाँ जो है वो युवाओं की बहुत ज्यादा है, तो लोग ये सुनना चाहते हैं कि हाँ क्या चल रहा है इस वक्त प्रॉपर्टी ट्रेंड में। इसलिए मैंने आपसे 2 सवाल ये भी ले लिए। वापस लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रीट्स पर भी कुछ टैक्स चेंजेस हुए हैं एलटीसीजी को लेकर, वो चेंजेस का क्या इम्पैक्ट है और वो कितने सिग्निफिकेंट है? ये काफी अच्छा फायदेमंद है रीट के लिए। जो नया सिस्टम है वो रीट के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि पहले जो 3 साल का बैरियर था और उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 20% हुआ करता था, चूंकि उस समय रीट्स को रियल एस्टेट के साथ आंका जा रहा था, लेकिन आज उसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का दर्जा दिया गया है और उसमें 12.5% और 24 मंथ वाला जो पीरियड ले आया गया है, उसके कारण ओवरऑल रीट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये जो नया सिस्टम है। उसके कारण आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि रीट्स में इंटरेस्ट बढ़ेगा, इन्वेस्टर्स निवेशक बढ़ेंगे और उसका निवेशकों को सारा फायदा भी पूरी तरह से मिलेगा। बिल्कुल। सो बहुत शुक्रिया गुलाम, आपने आज समय निकाला और बहुत क्लियर तरीके से आपने सारी चीज़ें बताई। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपने बताई एलटीसीजी से इतर, जो इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई वो ये कि लग्जरी हाउसिंग का ट्रेंड जो है वो चौथे, पांचवें, सातवें नंबर के शहरों में भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी एक जो हम न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं उसके लिए एक इंटरेस्टिंग डेटा है। तो बहुत शुक्रिया आज समय निकालने के लिए और हमारे दर्शकों को ये सारी चीज़ें बताने के लिए। थैंक यू।